आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स स्थिर वैद्युतिकी की क्लास में हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को मैं संक्षिप्त में EFL लिखने वाला हूं। सही, ये स्थिर वैद्युतिकी की कौन सी क्लास है? 6th क्लास है, छठी। ओके, इस क्लास तक आते आते हमने विद्युत आवेश के गुणधर्म, जैसे आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण, है ना, और आवेश की द्रव्यमान से संबद्धता, आवेश की योज्यता, आवेश का स्थानांतरण, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने लास्ट क्लास में कूलाम का नियम भी डिस्कस किया। कूलाम का नियम हमें दो आवेशों के बीच विद्युत बल का मान बताता है। सही, और हम दो से ज्यादा आवेशों के लिए हम लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत डिस्कस किया। ओके, इसके बाद हम लोगों ने विद्युत बल को एक्सप्लेन करने के लिए एक कंसेप्ट डिस्कस किया और उस कंसेप्ट का नाम क्या था? विद्युत क्षेत्र। सही, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के गुण क्या क्या है, वो सब हम लोग देख चुके हैं। किसी एक आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना होता है, या किसी पॉइंट पर एक से ज्यादा आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र का चित्रात्मक निरूपण होती हैं। मतलब किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र कैसा है, कैसा मतलब उसकी दिशा क्या है, ये सब बातें हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं से पता लगा लेते हैं। अच्छा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वास्तव में क्या है? मैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र का नक्शा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, और विद्युत क्षेत्र को देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द बेस्ट वे टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। ओके, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं वास्तव में कैसे वक्र हैं? काल्पनिक वक्र हैं। ये वास्तविक वक्र नहीं होते हैं, बल्कि हम इन वक्रों की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट ही अपने आप में काल्पनिक है। सही है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कैसे वक्र होते हैं? काल्पनिक वक्र होते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा की। सही, तो परिभाषा हम इस प्रकार से बनाएंगे, हम लोग देखना। ये मान लेते हैं एक वक्र है। सही, इस वक्र पर मैं दो बिंदु ले लेता हूं, मान लो A और B। सही, A पर मैं कोई स्पर्श रेखा बनाऊं और इसी प्रकार B पर कोई स्पर्श रेखा बनाऊं, ठीक है, और A पर स्पर्श रेखा A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दिखाए और B पर स्पर्श रेखा B बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताए, या किसी अन्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाए, जैसे C बिंदु। ओके, तो वह वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। फिर से, वह काल्पनिक वक्र या वह वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, उस वक्र को हम क्या कहेंगे? EFLs, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो परिभाषा आप देखें, वे काल्पनिक वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। वे काल्पनिक वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, उन काल्पनिक वक्रों को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, EFLs। जैसे आप देखें यहाँ पर, जैसे ये वक्र है और इस पर A बिंदु लिया है, A बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाई है और A बिंदु पर ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शा रही है। तो इस जो वक्र है जिस पर स्पर्श रेखा खींची गई है, जिस वक्र पर स्पर्श रेखा खींची गई ना, उस वक्र को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। सही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए आएगा, रेज होगा, वो क्या है वो देखना। अब हमारे लिए अगला जो प्रश्न है वो यही है कि किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र को हम किससे दर्शाते हैं? E वेक्टर से। तो E वेक्टर कैसा होगा, यानी E वेक्टर की विद्युत क्षेत्र रेखाएं EFLs कैसी बनेंगी, ये हम लोग देखने वाले हैं।
किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का बनेगा वो हम लोग देखने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेंगी वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एकल धनावेश की, एकल बिंदु धनावेश की बात करेंगे। ठीक है, एकल धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होती हैं? एकल धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर होती हैं, त्रिज्यतः बाहर की ओर। ओके, मतलब एकल धनावेश से मान लेते हैं ये, और इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होंगी? त्रिज्यतः बाहर की ओर, इस तरह से। सही है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं किसी एकल बिंदु धनावेश के लिए। सही, त्रिज्यता का मतलब है यदि हम लोग इस धनावेश को किसी वृत्त के केंद्र पर माने और इसके चारों ओर एक वृत्त की कल्पना करें तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश होंगी। इसी का अर्थ है त्रिज्यता होना। सही है, और धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि आप लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि ई जो है धनावेश के लिए आर वेक्टर के अलोंग होता है, जिधर आर वेक्टर होता है उधर ई वेक्टर होता है। ओके, और ऋणावेश के लिए ई वेक्टर की दिशा आर वेक्टर के किधर होती है? विपरीत दिशा में होती है। किधर होती है? विपरीत दिशा में। इसीलिए मैं कह पा रहा हूं यहां पर कि धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती हैं। सही है, अब दूसरा देखते हैं हम लोग एकल ऋणावेश। दूसरा हम क्या देखने वाले हैं? एकल ऋणावेश। एकल ऋणावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की बनेंगी? सही, तो एकल ऋणावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं त्रिज्यतः अंदर की ओर। किधर होंगी? त्रिज्यतः अंदर की ओर। ठीक है, एकल ऋणावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः अंदर की ओर होती है। तो ये देखो, ये ऋणावेश बनाया मैंने और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई। ओके, इस प्रकार की विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। अच्छा, ये जरूर याद रखना, एकल धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये कहां जा रही हैं भाई? तो धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश से अनंत की ओर जाती हैं। धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर जाती हैं? आवेश से अनंत की ओर। और ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर जाती हैं? अनंत से आवेश की ओर, मतलब अनंत से आवेश। अब हम देखते हैं कि दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास रखे हों तो उनकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेंगी। तो देखो, विपरीत आवेशों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विपरीत आवेशों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखो, एक आवेश है प्लस और एक आवेश है माइनस। ओके, और इन दोनों को पास पास रखा है। तो वैसे तो धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार की होंगी और ऋणावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार की होंगी। चूंकि धनावेश और ऋणावेश के बीच आकर्षण होता है, इसीलिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी ऐसी बनेंगी, इस प्रकार की। मतलब यदि दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास स्थित हो ना, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश के यदि दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास रखे हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर होंगे। किधर होंगी? धनावेश से ऋणावेश की ओर। सही, मतलब धनावेश से निकलते हुए और ऋणावेश में एंटर करते हुए होती हैं। इस प्रकार की विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं यदि दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास हों। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बेसिकली क्या बता रही हैं? आवेशों के बीच के आकर्षण को बता रही हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शा रही हैं? विपरीत आवेशों के बीच के आकर्षण को दर्शा रही हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यदि सजातीय आवेश एक दूसरे के पास स्थित हों, कैसे आवेश? सजातीय आवेश एक दूसरे के पास स्थित हों तो फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की बनेंगी? तो देखो, एक मैंने धनावेश लिया, एक दूसरा धनावेश लिया, इस धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखा इधर, इस धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखा इधर, पर धनावेश के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? किस प्रकार से होंगी? देखें, इस प्रकार से एक दूसरे से दूर दूर हटेंगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश की या सजातीय आवेशों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर हटेंगी। ओके, दूर दूर हटने की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं सजातीय आवेशों की इस प्रकार की दिखेंगी, जैसा मैं चित्र में दिखा रहा हूं। ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से।
ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा क्या बता रही है? सजातीय आवेशों के बीच के प्रतिकर्षण को दिखा रही है। सजातीय आवेशों के बीच के क्या दिखा रही है? प्रतिकर्षण को दिखा रही है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हट रही है ना यहाँ पर। अच्छा, इधर सजातीय आवेशों के बीच विद्युत क्षेत्र रेखा बनाते टाइम हम एक बिंदु और प्राप्त करते हैं n, एक बिंदु प्राप्त करते हैं n, और इस n बिंदु को क्या कहा जाता है? उदासीन बिंदु। n बिंदु को क्या कहा जाता है? उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु किसे क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर कोई EFL प्राप्त नहीं होती है, कोई विद्युत क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होने का क्या अर्थ है? कि उदासीन बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। उदासीन बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। तो सजातीय आवेशों के बीच विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार की बनेंगी, वो प्रतिकर्षण दिखाएंगी, और आवेशों के बीच में एक उदासीन बिंदु मिलेगा जहां पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होगी, और यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना रहेगा? 0 रहेगा। ओके, तो हमने एकल धनावेश, एकल ऋणावेश, विपरीत आवेश और सजातीय आवेशों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेंगी वो देखा। सही, अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यदि कोई आवेशित प्लेट स्थित हो तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की बनेंगी। तो आवेशित प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा, आवेशित प्लेट, पृष्ठ या सतह, तो याद रखना किसी आवेशित प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो किधर होंगी? प्लेट के लंबवत होंगी। EFLs प्लेट के किधर होंगी? लंबवत होंगी। सही, तो मतलब यदि ये कोई प्लेट है जो YZ तल में है, सही है, ये कोई प्लेट है जो YZ तल में है मान लो, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और ये आवेशित है, धनावेशित कर रहा हूं, धनावेशित है तो बाहर की ओर रहेंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। सही, अच्छा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होंगी? यदि YZ तल में है, यदि ये प्लेट YZ तल में है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होंगी? X दिशा में होंगी। X दिशा में, अर्थात प्लेट के किधर होंगी? लंबवत होंगी। प्लेट के किधर होंगी? लंबवत होंगी। सही, X दिशा के अलोंग प्लेट के लंबवत होंगे। मतलब ये प्लेट इस तरह से रखी है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्लेट के लंबवत गुजरेंगी। सही, अच्छा, यदि कोई आवेशित तार हो तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेंगी? आवेशित तार के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेंगी भाई? तो आवेशित, मैं एक धनावेशित तार ले लेता हूं, तो धनावेशित तार के लिए भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं तार के किधर होंगी? लंबवत रहेंगे। तार के किधर रहेंगी? लंबवत। धनावेशित है इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर रहेंगी। धनावेशित है इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होंगी? बाहर की ओर। ठीक है, तो ये हमने 6 एग्जांपल्स ले लिए कि 6 मतलब आवेशित तार के लिए, आवेशित प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, सजातीय आवेश पास रखे हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ओके, एकल धनावेश, एकल ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेंगे। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है वो देखो। अब हम लेने वाले हैं आवेशित गोला। आवेशित गोले की विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी? सही है, तो आवेशित गोला, जैसे मान लो ये कोई धनावेशित गोला ही है लिया मैंने यहाँ पर। याद रखना विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी पृष्ठ के किधर होती है? लंबवत। EFLs पृष्ठ के किधर होती है? लंबवत होती है। पृष्ठ के किधर होती है? लंबवत होती है। अतः यदि ये धनावेशित गोला है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके सतह के लंबवत रहेंगी। लंबवत कब हो सकती है? जब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर हो? त्रिज्यतय हो। किधर हो? त्रिज्यतय। मतलब आवेशित गोले के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होती है? त्रिज्यतय होती है, त्रिज्या के अनुदिश होती है, मतलब सतह के लंबवत होती हैं। सही है, अच्छा, ऐसा हो यदि मैं ऐसा कोई प्रश्न लूं, अनियमित आकार का कोई प्रश्न लूं, और ये मान लो कोई आवेशित पृष्ठ है, तब भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होंगी। मतलब यदि मैं इस पॉइंट पर देखूं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस सतह पर जो स्पर्शरेखा बनाऊंगा उस स्पर्शरेखा के लंबवत रहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। सही है, यदि मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट की, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर स्पर्शरेखा मैं बनाऊंगा उसके लंबवत रहेंगी। इस प्रकार की विद्युत क्षेत्र रेखाओं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा पृष्ठ के किधर होती है? लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किधर होती है? पृष्ठ के लंबवत होती है। सही है, और एक आवेशित गोला और एक आवेशित प्लेट भी यदि पास पास रखे हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेंगी? तो आवेशित गोला और आवेशित प्लेट, आवेशित गोला व आवेशित प्लेट यदि पास पास हो तो फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की बनेंगी? आवेशित प्लेट। ठीक है, मान लेते हैं कि प्लेट तो कैसे आवेशित है?
धनावेशित है, ओके, और गोला कैसा आवेशित है, मान लेते हैं ऋणावेशित है, ठीक है। तो हमें पता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाती हैं। तो धनावेश के लिए, ये प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा है प्लेट के लंबवत, प्लेट के लंबवत मतलब ऐसा, यहाँ 90 डिग्री बनाते हुए, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं गोले के भी लंबवत निकलेंगे तो इस प्रकार की रहेंगी, सही है। इधर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ प्लेट से लंबवत और ऐसे, इस प्रकार की विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी, सही। तो ये किसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, आवेशित गोले और आवेशित प्लेट के लिए। यदि प्लेट प्लस आवेशित हो और गोला कैसा आवेशित हो, माइनस आवेशित हो, सही। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होंगी अलग अलग निकायों के लिए। अब हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण देखने वाले हैं, ठीक है। EFLs के गुण हम देखेंगे। पहला गुण यही है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किधर होती हैं, प्लस से माइनस की ओर होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर, मतलब एक धनावेश है और एक ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से चलेंगी और माइनस की ओर जाएंगी, सही है। अच्छा, दूसरा गुण क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो ना वो एक दूसरे को, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र होती हैं, खुला वक्र होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे वक्र होती हैं, खुला वक्र होती है, मतलब प्लस से तो स्टार्ट होती है, प्लस से क्या होती है स्टार्ट, और माइनस पर जाकर वो क्या हो जाती है, एंड हो जाता है उनका। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं केवल प्लस से माइनस पर जाती हैं, कभी भी माइनस से प्लस पर नहीं जाएंगी। खुला वक्र होती है मतलब प्लस से माइनस की ओर जाएंगी, कभी भी माइनस से प्लस की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं जाती है, ओके। तो EFLs खुला वक्र ही होती हैं, बंद लूप नहीं बनाती, सही। अच्छा, विद्युत नेक्स्ट गुणधर्म क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ओके। प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसके लिए हम एक सकारात्मक कल्पना करते हैं कि मान लो विद्युत क्षेत्र रेखा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, दो EFLs एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, सही है। ये सकारात्मक कल्पना लेते हैं तो देखो, मान लो एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है। अब यदि कटान बिंदु पर हम स्पर्श रेखा बनाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं मिलेंगी, परिणाम में विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं मिलेंगी। यदि हम इस कल्पना के साथ साथ चलते हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं मिलेंगी, दो दिशाएं मिलेंगी, क्योंकि दोनों क्षेत्र रेखाओं पर स्पर्श रेखा बनाएंगे। पर किसी भी बिंदु पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, ओके। तो हमने जो ये कल्पना की है, ये कल्पना क्या है, बेसिकली गलत है। तो हम कह सकते हैं कि EFL एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती, क्योंकि काटने के लिए जरूरी है कि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं होनी चाहिए, दो, जो कि पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट गुणधर्म क्या है, EFLs कैसे वक्र होती हैं, सतत वक्र होती हैं, ओके। EFLs डैश्ड लाइन नहीं होती, इस प्रकार की नहीं होती, बल्कि EFLs सतत वक्र होती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं EFLs के बारे में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व है ना, वो क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को बताता है, E की प्रबलता को बताता है। किस प्रकार से, मतलब जहां घनत्व ज्यादा वहां विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा। जैसे मान लो ये धनावेश है तो इसके लिए मैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाऊं, इस प्रकार की मैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाऊं, ठीक है। तो आप देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कहां ज्यादा है, आवेश के पास, सही है। तो आवेश के पास यदि मैं एक बिंदु लूं A और आवेश से दूर में बिंदु लूं B, तो हम देखकर ही समझ में आता है कि A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा स्ट्रॉन्ग है B बिंदु की तुलना में। और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हमारे इस से भी मैच करता है कि विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वो यहाँ भी साबित हो रहा है कि जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र घटता चला जाएगा। आवेश के पास विद्युत क्षेत्र ज्यादा स्ट्रॉन्ग और आवेश से दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा, सही है। अब एक